हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम VCRS भी बोलते हैं। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन में अभी तक हम देख चुके हैं चेंज ऑफ फेस, एयर और गैस रेफ्रिजरेशन, थ्रॉटलिंग, थर्मोइलेक्ट्रिक कूलिंग, वोर्टेक्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन, स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन। ये सारे वीडियोस मैंने एक प्लेलिस्ट बना के सेव कर दिए हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग नाम से एक प्लेलिस्ट है, आप सर्च करके देख सकते हैं ये सारे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसका सेटअप, कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एवापोरेटर, कंप्रेशर, कंडेंसर और एक्सपांशन वाल्व। मेनली वेपर कंप्रेशन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि हम लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर्स को कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेस करने वाले हैं। ठीक है, तो पॉइंट 1 से समझना स्टार्ट करते हैं। पॉइंट 1 है एग्जिट ऑफ एवापोरेटर और इनलेट ऑफ कंप्रेशर। तो पॉइंट 1 पर हमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है, उसको हम कंप्रेसर की हेल्प से कंप्रेस कर देते हैं, जिससे उसका प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हम कंडेंसर से पास कराते हैं, क्योंकि हमें प्रेशर तो चाहिए है लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है वो नहीं चाहिए है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कराने के लिए हम कंडेंसर में उसकी हीट डिसिपेट करा देते हैं एनवायरनमेंट में। तो QR जो है वो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड इन कंडेंसर है। तो ये हीट रिजेक्ट होने के कारण जो भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट था वो धीरे धीरे कन्वर्ट होता जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। तो जो रेड कलर शो हो रहा है वो विजुअलाइजेशन है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट का। और जैसे जैसे ये अपनी हीट रिलीज करता जाएगा एनवायरनमेंट में, वैसे वैसे इसका फेस चेंज होता जाएगा और ये कन्वर्ट होता जाएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। प्रेशर सेम रहेगा लेकिन टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और ये इसका फेस चेंज हो जाएगा फ्रॉम हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट टू हाई प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। देन एट द एग्जिट ऑफ कंडेंसर हमें पूरा का पूरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट मिलता है। इस लिक्विड रेफ्रिजरेंट को हम एक्सपांशन वाल्व में एक्सपांड करा देते हैं। एक्सपांशन प्रोसेस हमने थ्रॉटलिंग में देखी थी, लेकिन यहाँ पर हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट की बात कर रहे हैं। और जो भी रेफ्रिजरेंट साइकिल में फ्लो होता है उसको हम जनरली किलोग्राम पर सेकंड में मेज़र करते हैं। अगर आपको कोई और यूनिट दी होती है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है kg पर सेकेंड्स में। तो मान लेते हैं किसी एक मोमेंट पे 100 ग्राम लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से पास होने वाला है एक्सपांशन वाल्व से। तो 100 ग्राम रेफ्रिजरेंट में से मान लो कि 10 ग्राम लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में और बचा रहता है 90 ग्राम्स ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट। अब ये फेस चेंज होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर हाई है यहाँ पर प्रेशर लो है। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट का वेपोराइजेशन हो जाता है, फेस चेंज हो जाता है इनटू वेपर्स। तो जैसे हमने कंसीडर किया है कि 100 ग्राम में से 10 ग्राम कन्वर्ट हो गया है, बचा हुआ जो 90 ग्राम है ये इसको हीट प्रोवाइड कराएगा टू फेस चेंज। जो भी 10 ग्राम लिक्विड रेफ्रिजरेंट ने वेपोराइजेशन किया है उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी तो देना है। तो वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कौन देता है? बचा हुआ जो 90 ग्राम लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन प्रोवाइड कराता है। तो इस प्रोसेस में ये जो 90 ग्राम लिक्विड रेफ्रिजरेंट है ये ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो
प्रेशर तो डिक्रीज़ हो ही रहा है, लेकिन टेम्परेचर भी यहाँ पे क्या हो गया है, डिक्रीज़ हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इनलेट ऑफ एवापोरेटर या फिर एग्जिट ऑफ एक्सपांशन वाल्व, हम बात कर रहे हैं पॉइंट 4 की। पॉइंट 4 पे जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट हैं उनको हम पास कराते हैं एवापोरेटर में। अब एवापोरेटर में जैसे जैसे लिक्विड रेफ्रिजरेंट ट्रेवल करता जाता है एवापोरेटर की कॉइल्स में, वैसे वैसे वो एवापोरेटर से हीट एब्जॉर्ब करता जाता है, और हीट एब्जॉर्ब करते करते वो कन्वर्ट हो जाता है लो प्रेशर लो टेम्परेचर के वेपर्स में। तो ये जो ब्लू कलर शो कर रहा हूँ मैं, ये इंडिकेशन है लिक्विड रेफ्रिजरेंट का, और ये जो ऑरेंज कलर है ये लो प्रेशर लो टेम्परेचर की वेपर्स का। तो जैसे जैसे ये एवापोरेटर की कॉइल से पास होता जाएगा वैसे वैसे ये हीट एब्जॉर्ब करता जाएगा और फेस इसका चेंज हो जाएगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाएगा टोटली किसमें, वेपर रेफ्रिजरेंट में। ठीक है, प्रोसेस फिर वहीं से रिपीट हो जाएगी। पॉइंट 1 पर हमें लो प्रेशर लो टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट वेपर्स मिले थे, जिनको हमने कंप्रेस करके उनका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा दिया था, फिर कंडेंसर में हीट रिजेक्ट की थी। एक्सपांशन डिवाइस में हमारा प्रेशर रिड्यूस हुआ था और टेम्परेचर भी रिड्यूस हुआ था। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले थ्रॉटलिंग प्रोसेस देख लीजिए एक बार। उसके बाद एवापोरेटर में फेस चेंज होता है, जो भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो हीट गेन करके, जो भी एवापोरेटर में हम जो भी सब्सटेंस रखते हैं, मान लो कि हमें बर्फ़ जमाना है तो हमने पानी रखा है, तो पानी की हीट रिमूव करके हम उसको आइस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जो हीट रिमूव करना है वो कोई तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो फ्रीजर में पास होता है वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो ये हीट एब्जॉर्प्शन है। तो उसके एवज में जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका फेस चेंज हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। तो आई थिंक आपको ये सेटअप तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे साइकिल्स की। तो यहाँ पर हम दो प्लॉट डिस्कस करेंगे, एक तो पीएच प्लॉट है, दूसरा टीएस प्लॉट है। तो पीएच प्लॉट पे सैचुरेशन कर्व कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होता है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है। अगर हम बात करते हैं टीएस प्लॉट की, तो टीएस प्लॉट पे क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर होता है, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होती है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन होती है। तो डिस्कस करते हैं प्रोसेसेस को। प्रोसेस 1 to 2 हमने देखा था, ये क्या है, कंप्रेशन प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस होती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। ठीक है, तो मतलब आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से 1' से 2' प्रोसेस मानते हैं तो ये प्रोसेस कैसी है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये जो प्रोसेस है प्रोसेस 1 to 2, ये कैसी प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन कंप्रेसर। देन इसका प्रेशर हमने इंक्रीज किया एवापोरेटर प्रेशर से कंडेंसर प्रेशर तक, पीई से पीसी तक, बाय द हेल्प ऑफ कंप्रेसर। तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक हमने वर्क किया। जो लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे एट द एग्जिट ऑफ एवापोरेटर, उनको हमने कन्वर्ट कर दिया है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के वेपर्स में एट द एग्जिट ऑफ कंप्रेसर। फिर प्रोसेस 2 to 3 जो है, प्रोसेस 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। ये प्रोसेस जो पीसी है ये क्या है, कंडेंसर प्रेशर है। कंडेंसर प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर हम हीट रिजेक्ट करा देते हैं एनवायरनमेंट में। अगर हम टीएस कर्व देखते हैं तो ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन इसमें ऐसी ऐसी बनती हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस 2 to 3 है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। इसका टेम्परेचर तो ऑब्वियसली कम हो रहा है लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर लाइन है। तो आगे देखते हैं प्रोसेस 3 to 4, ये कौन सी प्रोसेस है, ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। कहाँ पर एग्जीक्यूट होगी है, एक्सपांशन वाल्व में, या कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, या एक्सपांशन डिवाइस के अंदर हम कैटेगराइज करके पढ़ सकते हैं। तो ये प्रोसेस है थ्रॉटलिंग प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है, H = कांस्टेंट। ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस में
क्योंकि जब हमने एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पढ़ा था तब हमने देखा था कि ये जो प्रोसेस होता है कैसा होता था, आइसेंट्रोपिक। लेकिन जब हम बात करते हैं वेपर कंप्रेशन सिस्टम्स की तब ये प्रोसेस कैसा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है। यहाँ पे एंथैल्पी कांस्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस 4-1 की बात करते हैं। प्रोसेस 4-1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। ये प्रेशर कौन सा है, एवापोरेटर प्रेशर है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एवापोरेटर की हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आई थिंक ये चारों प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें परफॉर्मेंस देखना है तो वो परफॉर्मेंस रेशियो होता है किसका, परफॉर्मेंस इज़ द रेशियो ऑफ व्हाट वी वांट डिवाइडेड बाय व्हाट वी हैव टू पे फॉर। तो यहाँ पे हम चाहते क्या हैं कि यहाँ से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो जाए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिले। तो H1 माइनस H4 जो है ये क्या है, हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद व्हाट वी हैव टू पे फॉर इज वर्क, कंप्रेसर वर्क। ठीक है, कंप्रेसर वर्क क्या हो जाएगा, H4 माइनस H1। तो फाइनली COP या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विल बी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मतलब H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय वर्क डन H2 माइनस H1। ये हो जाता है इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आगे देखते हैं, इस यूनिट का एक्सपांशन बहुत ज़्यादा है, हमें इसमें कई सारे कंसेप्ट डिस्कस करने पड़ते हैं और न्यूमेरिकल्स जो भी हैं वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, हमें डिस्कस करना होता है कि वेट कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, ड्राई कंप्रेशन कैसा होता है। अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटरी कंप्रेसर की तब हमें वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की बात करनी पड़ती है। देन सब कूलिंग क्या होती है, सुपर हीटिंग क्या होती है, फ्लैश चैम्बर क्या होता है, लिक्विड सक्शन हीट चैम्बर क्या होता है, हीट एक्सचेंजर क्या होता है। उसके बाद 2 स्टेज कंप्रेशन साइकिल्स आती हैं या कैस्केड साइकिल्स आती हैं, उनमें और भी डिवाइसेस का एप्लीकेशन है। तो ये अगर हम इस यूनिट को पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। अगर आपके कमेंट्स आते हैं, डिमांड आती है कि इनको और भी एलेबोरेट करना चाहिए तो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एवापोरेटर प्रेशर। एवापोरेटर प्रेशर डिक्रीज करने से टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है एवापोरेटर का। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर हमें एवापोरेटर का टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो इसके लिए हमें एवापोरेटर का प्रेशर भी डिक्रीज करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एवापोरेटर प्रेशर। तो हम सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम अगर आपको समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहीं से सारी चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। पहले हमारी जो प्रोसेस है वो सॉलिड लाइन से देखते हैं हम। पहले प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट हो रही थी H4 से H1 तक। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा था H1 माइनस H4। लेकिन अगर हम एवापोरेटर का प्रेशर डिक्रीज करा के 4' तक कर देते हैं तब हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, H1' माइनस H4'। मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ये है अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन हम यहाँ पर देख रहे हैं। वर्क डन पहले हो रहा था H1 से H2 तक, मतलब वर्क डन इन कंप्रेसर क्या था, H2 माइनस H1। लेकिन अगर हम कंप्रेसर प्रेशर डिक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा तो वर्क डन थोड़ा बढ़ जाता है, ये हो जाता है H2' माइनस H1'। तो टोटल इफेक्ट अगर हम देखते हैं एवापोरेटर प्रेशर कम करने का तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी कम हो रहा है और वर्क डन इंक्रीज हो रहा है। और हमने देखा था कि COP रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन था, ये कम हो गया, ये इंक्रीज हो गया। तो टोटल इफेक्ट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम डिक्रीज हो जाता है विद डिक्रीज इन एवापोरेटर प्रेशर। तो ये कमेंट बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम्स में, मतलब गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम्स होते हैं या पब्लिक सर्विस कमीशंस जैसे एग्ज़ाम होते हैं, 1-1, 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आते रहते हैं
कि इफ़ेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग एवापोरेटर प्रेशर क्या होगा, उसका COP डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, सेम रहेगा, या एक आधा और ऑप्शन दे देंगे। तो with decrease in evaporator pressure, COP of VCRS cycle will decrease। आगे देखते हैं, दूसरा इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर, या फिर हम बोलें कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो, ठीक है, मतलब एक ही होता है, क्योंकि इंक्रीज्ड कंडेंसर प्रेशर, या फिर इसी को बोल देते हैं डिलीवरी प्रेशर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक काम कंप्रेशर कर रहा है, तो यहाँ पे उसका सक्शन प्रोसेस होता है और यहाँ पे उसका डिलीवरी प्रोसेस होता है, तो इसको हम बोल देते हैं डिलीवरी प्रेशर। तो इंक्रीज्ड कंडेंसर प्रेशर रिजल्ट्स हायर टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एवापोरेटर एंड कंप्रेसर। तो यहाँ का टेम्परेचर भी क्या है, इंक्रीज हो जाता है, या इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो उसका मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग कंडेंसर प्रेशर। डिस्कस करते हैं इसको, डायग्राम से ही हम देखेंगे सारी चीज़ें, और अगर आपसे वाइवा में, इंटरव्यू में या किसी और जगह भी पूछा जाता है तो आपको डायग्राम बना देना है, क्योंकि डायग्राम से आपको आसानी होगी, आप चीज़ें तुरंत के तुरंत वहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखते हैं, हमें इफ़ेक्ट देखना है, जब हमने कंडेंसर प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया है तो क्या होगा। हम पहले बात करते हैं इस साइकिल में, 1 2 3 4 साइकिल में पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें मिल रहा था इतना, मतलब H1 से H4 इतना हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था। जब हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया है तब जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम हो गया है, H1 से H4 तक। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो कम हो गया विद इंक्रीज इन कंडेंसर प्रेशर। अब देखते हैं वर्क डन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वर्क डन पहले हम कर रहे थे H2 माइनस H1, अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो यही वर्क डन हमें करना पड़ता है H2 डैश माइनस H1। तो वर्क डन क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो COP जो हम देख रहे थे क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन, तो ये कम हो गया, ये बढ़ गया, तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है उसको कम कर देगा। तो कमेंट फिर से पूछा जाता है कि कंडेंसर प्रेशर इंक्रीज करने से COP पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो हम क्या बोल देंगे, COP कम हो जाता है। नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं एक सुपर हीटिंग का कंसेप्ट, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी हमारा इनलेट ऑफ कंप्रेसर है वहाँ पर हमें सैचुरेटेड वेपर्स मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम उन सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट्स को थोड़ा सा और गर्म कर देते हैं, मतलब प्रोसेस को 1 डैश तक एग्जीक्यूट कराते हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। ये जो अमाउंट है ये क्या है, इंक्रीज इन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो सुपर हीटिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे रेफ्रिजरेटर में 2 चैम्बर होते हैं, एक फ्रीज़र होता है, उसके नीचे बाकी कंपार्टमेंट्स बने होते हैं जहाँ पर हम बाकी चीज़ें वेजिटेबल्स वगैरह रख देते हैं। तो मेनली कूलिंग तो होती है फ्रीज़र में, उसको हम मान लेते हैं कि वो इफ़ेक्ट यहाँ तक हो रहा है, उसके बाद जो भी प्रोसेस हो रही है वो उसकी सुपर हीटिंग मान लेते हैं। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट थोड़ा सा बढ़ जाता है सुपर हीटिंग में। अब हम बात करते हैं वर्क डन। तो वर्क डन पहले ये हो रहा था H1 से H2 तक, मतलब वर्क डन का अगर हम फॉर्मूला देखते तो क्या हो जाता, H2 माइनस H1, ये इनिशियल स्टेज पे हो रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जब हम सुपर हीटिंग परफॉर्म कर देते हैं तब वर्क डन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो लाइंस हैं आपको शायद पैरेलल दिख रही होंगी, लेकिन ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये स्टीपर होती जाती हैं, ये ऐसी ऐसी होती जाती हैं, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन थोड़ा बढ़ जाएगा, H2 डैश माइनस H1 डैश, ये वाला अमाउंट ज़्यादा होगा इस अमाउंट से, तो वर्क डन बढ़ जाएगा और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। तो इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही डिसाइड करेगा कि COP क्या होगा। ये इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, या फिर ये सेम भी रह सकता है, डिपेंड अपॉन दीज टू, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा कंसेप्ट है सब कूलिंग का। तो सब कूलिंग में हम यहाँ पर वर्क करते हैं, जो भी एग्ज़िट था
कंडेंसर का, वहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट। लेकिन उस सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट को अगर हम थोड़ा और ठंडा कर देते हैं, 3 से 3 तक अगर हम उसको ठंडा कर देते हैं, तब जब यहाँ पे आइसेंथैल्पिक प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद हम देखते हैं पॉइंट मिलता है 4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पे क्या असर होता है वो हम देखते हैं। इनिशियली हमें जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा था वो था H1 - H4, लेकिन सब कूलिंग ऑफ लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो कंडेंसर के बाद हमने किया है, वो प्रोसेस करने के बाद हमारा जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब क्या हो गया, H1 - H4। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन तो यहाँ पे एज इट इज़ है, जो पहले लग रहा था वही अभी भी लग रहा है। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो इंक्रीज़ हो गया है, लेकिन वर्क डन सेम है। तो हमने जो COP देखा था वो क्या था, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क डन। तो ये बस बढ़ रहा है, ये तो एज इट इज़ है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, COP बढ़ जाएगा। अगर हम सब कूलिंग परफॉर्म करते हैं तो VCRS साइकिल का COP इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये डिस्कशन था हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अकेले अकेले ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हों, ये दोनों एक साथ एग्जीक्यूट होती हैं लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर में। वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको एज अ यूनिट डिस्कस करेंगे। ये कंसेप्ट एज इट इज़ पूछे जाते हैं, जो कमेंट मैंने बॉक्स में बना के रखे हैं ये एज इट इज़ पूछे जा चुके हैं, जैसे ये है और अगली स्लाइड में ये वाला जो कमेंट है ये एज इट इज़ पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि इनका इफ़ेक्ट क्या होता है। क्योंकि अगर कोई एक वीडियो देख के सोचे कि कुछ बनना चाहिए और क्वेश्चंस करते हैं आप गेट ES जैसे एग्ज़ाम्स के, तो आपको ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाएंगे। तो इतना डिस्कशन हम रहने देते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।